इसी संडे से एक नए विषय के ऊपर काफी गंभीरता से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और वो विषय है सहकारिता, जिसे अंग्रेजी में कोऑपरेशन कहा जाता है। तो मैं ये बात डेफिनेशंस की जो अभी धीमंत नाहर सिंह साहब बता रहे थे, तो वो खाली इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की नहीं, बल्कि जो कोऑपरेशन के संबंध में जो भी डेफिनेशंस हैं या जो भी विद्वान विचारकों के जो विचार हैं कोऑपरेशन के संबंध में, सहकारिता के संबंध में, तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए चर्चा की जाएगी। और जैसा कि अभी सहकारिता की हमने जो बातें हुई हैं, 2 लेक्चर्स में 2 प्रेजेंटेशन हुए, जिसमें एक था कि ये कोऑपरेशन यानी ओपन माइंडेडनेस वर्सेज कास्ट यानी एनक्लोजनेस, इसका क्या रिलेशन है, और वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उस पर उन्होंने अपने विचार रखे थे। दूसरा, कल इसी कोऑपरेशन के संबंध में ही ये बात धीमंत नाहर सिंह जी की तरफ से रखी गई थी कि ये कोऑपरेशन, सहकारिता की जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं या पेंडेमिक क्राइसिस हैं या और जो मुसीबतें और दिक्कतें आती हैं, तब कोऑपरेशन को इन्हें फेस करने में किस तरीके से वो एक कारगर इंस्ट्रूमेंट साबित होता है, कारगर टूल साबित होता है, कारगर वेपन साबित होता है। तो इस बारे में भी काफी कल बात हुई। और लेकिन जो ये सहकारिता है क्या, सहकारिता की डेफिनेशन क्या है, महान विद्वानों ने क्या विचार दिए हैं इसके बारे में, तो मैं इस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। इससे पहले मैं सभी को, जो सहकारी साथी इसमें प्रोग्राम में उपस्थित हैं और जो पे बैक टू सोसाइटी के प्रोग्राम में अपना टाइम टैलेंट डिवोट कर रहे हैं ताकि सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन कामयाब हो सके, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, जय भीम करता हूं। तो मैं बात ये कहते हुए सबसे पहले मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये सहकारिता पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कल भी बात आई, पहले भी बात आई, और हमारा ये MKSOT का तो स्लोगन है कि अशोक का भारत क्या है, अशोक का राज आएगा सबको भयमुक्त बनाएगा। तो आखिर अशोक के भारत का सपना महानायक काशीराम जी ने क्यों देखा, और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी प्रबुद्ध भारत की परिसंकल्पना को क्यों अपने साधे हुए थे। तो इसमें निश्चित तौर पर ये जो कॉपरेशन है, तो उनके शासन में, सम्राट अशोक का जो शासन काल है, जो समाज जिस तरीके से उन्होंने तैयार किया, तो उस समाज की उसको बनाने में और एक वेलफेयर स्टेट बनाने में इस कॉपरेशन का, इस सहकारिता का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नजर आता है। और इतना ही नहीं, उसमें और भी चीजें हैं जिससे हम समृद्धशाली और एक प्रॉस्परस स्टेट की कल्पना वहां देखते हैं। तो ये अशोक का भारत का मतलब कॉपरेशन, मन मिलाऊ समाज का निर्माण जो करता है, जो सोशल एंडोस्मोसिस जिसमें नजर आता है, तो वो सोशल एंडोस्मोसिस का मतलब कॉपरेशन है। और अब मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो सहकारिता का विचार हरेक जीवधारी में पाया जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, दोनों में कंपटीशन से कहीं ज्यादा कॉपरेशन नेचुरल है।
कंपटीशन इतना नहीं है जितना कॉपरेशन है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। और इसीलिए ये जो कॉपरेशन के बारे में कहा गया है कि एज ओल्ड एज ह्यूमन सोसाइटी, cooperation is as old as human society. It forms the basis of democracy in social life. तो ये जो सहकारिता का जो विश्वास है, तो ये इंसान के अंदर या हर जीवधारी के अंदर बहुत ही सहज भाव से, मतलब इसका लेने में और देने में दोनों तरह से पालन होता है। वो सहकार लेता भी है नेचुरली और सहकार देता भी है, कोऑपरेशन करता भी है और कोऑपरेशन प्राप्त, मतलब अपनी तरफ से भी उसकी उसको देता है और दूसरे से भी लेता है। ये इस तरह के आदान प्रदान का सिलसिला चलता रहता है। और कहा गया है कि ये लिविंग, थिंकिंग एंड वर्किंग टू अकम्प्लिश ए कॉमन गोल, ये मतलब इस कॉपरेशन का एक बड़ा कंसेप्ट है, बड़ा मायने है। और अगर हम इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएं तो महान सम्राट अशोक का जो 295 टू BC टू 1932, 295 BC से 232 BC तक जो उनका सम्राट अशोक महान का जो पीरियड है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो स्पिरिट ऑफ द विलेज कम्युनिटीज इन इंडिया वाज एंटायरली कोऑपरेटिव, जिसके बारे में बाबा साहब को भी अपने एनिलेशन ऑफ कास्ट ग्रंथ में लिखना पड़ा कि देयर इज ओनली वन पीरियड in Indian history, which is only one period in Indian history, which is a period of freedom, greatness, grace, glory, which is a period of freedom, greatness and glory. ये बाबा साहब को उसमें अपने ग्रंथ में लिखा है उन्होंने। और at all other times the country suffered from defeat and darkness. तो ये जो कॉपरेशन का कंसेप्ट है, तो यही कारण है कि आज ये जो सहकारिता का महत्व है वो स्थानीय स्तर से लेकर के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसका महत्व हम लोगों के सामने है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज इजाद हो गई है, बल्कि ये इसकी एक हिस्ट्री है, इसकी एक नेचर है, इसका एक ये उतना ही पुराना है जितना मानव विकास का इतिहास पुराना है, कॉपरेशन। इसके बारे में हमारे जो एक ग्रेट थिंकर बर्ट्रैंड रसेल साहब बताते हैं कि इट इज को एग्जिस्टेंस, अदरवाइज नो एग्जिस्टेंस। इट इज को एग्जिस्टेंस, अगर या तो हम सामूहिक हैं, हमारा अस्तित्व या तो सामाजिकता में है और सामूहिकता में है, और सामूहिकता नहीं है तो फिर नो एग्जिस्टेंस। तब हमें कोई भी तहस नहस कर सकता है, कोई भी हमें 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 डैमेज कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है। और साथ साथ उनका ये कथन है कि द फंडामेंटल कॉज ऑफ ट्रबल इज दैट इन द मॉडर्न वर्ल्ड the stupids are cocksure while the intelligents are full of doubt। मतलब ये उन्हीं का बर्ट्रैंड रसेल साहब का ये कोटेशन है कि जो आज संसार में जो ट्रबल है उसका बड़ा कारण ये है कि वहाँ कम समझदार लोग कॉकश्योर हैं, यानी पूरी तरह से वो कन्विंस हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हमेशा फुल ऑफ डाउट रहते हैं, उन्हें वो डाउट के वो संशय के शिकार बने रहते हैं। तो ये संशय का शिकार जो है वो मतलब लोगों को इकट्ठा नहीं होने देता, ये इसके बारे में वो कह रहे हैं। और लास्ट में उन्होंने ये कहा है कि द ओनली थिंग दैट विल रिडीम मैनकाइंड इज कोऑपरेशन।
ये बर्ट्रैंड रसेल साहब का ही कथन है कि ये जो कॉपरेशन है यही मानवता का ओनली थिंग दैट विल रिडीम। मानवता का अगर उद्धार कर सकती है तो ये कॉपरेशन ही कर सकता है। ये मतलब रसेल साहब का कथन है। और वो एक और इसमें उन्होंने ये, मैंने चूंकि कुछ महत्वपूर्ण विचारकों की विचार बहुत काम के होते हैं, वो कोई हमको जरूर उन पर नजर डाल लेनी चाहिए। वो और कहते हैं कि कलेक्टिव फियर स्टिमुलेट्स हर्ड इंस्टिंक्ट and tends to produce ferocity towards those who are not regarded as the members of the herd। हर्ड कहते हैं झुंड को। तो वो कहते हैं कि ये कलेक्टिव फियर, जो मतलब कलेक्टिव फियर, जब ज्यादा लोग भयभीत होते हैं तो वो इसको हर्ड इंस्टिंक्ट की तरफ मतलब वो उत्तेजित करता है, उनको प्रेरित करता है जो कलेक्टिव फियर होता है। एंड टेंड्स टुवर्ड्स फेरोसिटी, उनके अंदर खुंखारपन, उनके लिए जो मतलब उसमें इस झुंड के मेंबर नहीं होते उनके प्रति उनके अंदर क्रूरता रहती है, उनके अंदर खुंखारपन आता है। ये भी बर्ट्रैंड रसेल साहब का कोटेशन है। और एक और हमारे महान थिंकर हुए हैं एरिक डीथ, जिन्होंने ये थ्योरी ऑफ द स्टेट एंड द लॉ, ये इसके ऊपर किताब है इंटीग्रेशन बाय कोऑपरेशन। तो उसमें वो कहते हैं कि कोऑपरेशन यील्ड्स ट्रस्ट, कोऑपरेशन यील्ड्स ट्रस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन फॉर्म ऑफ पीपल, टाइम, पुलिस और इवन आर्मी कैन बी रिड्यूस्ड। इसका अर्थ है कि ये जो सहयोग है इसकी पैदावार विश्वास होती है, और लोक संख्या के रूप में अगर नियंत्रण करना है तो ये इसकी लागत, समय और पुलिस, यहाँ तक कि सेना की संख्या को भी कम किया जा सकता है। अगर विश्वास है सोसाइटी के अंदर, ट्रस्ट है, तो मतलब ये न तो आपको पुलिस के ऊपर ज्यादा नियंत्रण करने में खर्चा उठाना है, ना कोई समय खर्च करना है, और ना ही आपको यहाँ तक कि सेना की संख्या भी, सेना की भी को भी मतलब कम करके हम रख कर कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि ट्रस्ट इज ए सोशल अरेंजमेंट दैट ट्रेमेंडसली एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी ये जो ट्रस्ट है ये सोशल अरेंजमेंट है, सामाजिक व्यवस्था है, जो मनुष्य के जीवन में तिगुना क्वालिटी पैदा करती है। मतलब ट्रेमेंडस उसकी जो उसका गुण है, क्वालिटी है, जो इसका स्तर है, उसको बढ़ाता है क्या? ट्रस्ट। तो ये बात मैंने महापुरुषों के जो हमारे थिंकर हैं, जो महत्वपूर्ण जो उनके विचार हैं, तो उनके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित किया। अब मैं इसकी जो डेफिनेशंस हैं कोऑपरेशन की, तो उनके ऊपर आपको ये रखना चाहूंगा अपनी बात, कि सहकारिता की कुछ जो परिभाषाएं हैं उनमें जो प्रमुख हैं उनके ही ऊपर मैं आपकी ध्यान आकर्षित करूंगा। एक एच कलवर्ट हुए हैं, एच कलवर्ट, तो वो कहते हैं ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच पर्सन्स वॉलंटरीली एसोसिएट टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग on the basis of quality of the promotion of the economic interest of themselves। यानी ये एच कलवर्ट जी की डेफिनेशन है। स्टार्टिंग में जब ये कंसेप्ट इसको जरूरत महसूस हुई 19वीं शताब्दी में, तो तब जो है ये कॉर्पोरेशन का और इसका बहुत ज्यादा महत्व समझा गया। तो उस वक्त ये डेफिनेशंस भी इजाद हुई। तो उस समय के जो विद्वान थिंकर हैं कैलवर्ट,
एच कैलवर्ट, उन्होंने कहा कि ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच पर्सन्स वॉलंटरीली एसोसिएट, आपस में ये मनुष्य जो है स्वेच्छा से इकट्ठे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ, अपने आर्थिक हितों को कोई में वृद्धि करने के लिए इकट्ठे होते हैं। दूसरा एक और माइकल अर्गिल जो ये भी कॉर्पोरेशन के ऊपर बहुत ऑथोरिटेरियन थिंकर हैं, वो कहते हैं कॉर्पोरेशन एक्टिंग टुगेदर इन ए कोऑर्डिनेटेड वे एट वर्क, लेजर और इन सोशल रिलेशनशिप in pursuit of shared goal, the enjoyment of the joint activity or simply furthering the relationship। ये माइकल अर्गल साहब की डेफिनेशन है। तो ये भी स्टार्टिंग की है, इसमें कुछ कमियां हैं, तो इसलिए उस वक्त जो है ये एच कैलवर्ट साहब की डेफिनेशन और माइकल अर्गल साहब की डेफिनेशन के को सुपरसीड करते हुए जो और एक और प्रोफेसर पॉल लैम्बर्ट हुए हैं, वो वेल नोन अथॉरिटी ऑन द कॉर्पोरेशन, वेल नोन अथॉरिटी ऑन द कॉर्पोरेशन, ये प्रोफेसर पॉल लैम्बर्ट। तो उनकी डेफिनेशन ज्यादा क्लियर है और वो कहते हैं कि एन एंटरप्राइज formed and directed by an association of users applying within itself the rules of democracy and directly intended to serve both its own members and the community as a whole। मतलब इसका हिंदी में अर्थ एन एंटरप्राइज फॉर्म्ड एंड डायरेक्टेड बाय एसोसिएशन ऑफ यूजर्स, यानी जिन्हों जो 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 ये जो संगठन एसोसिएशन है ऑफ यूजर्स, जो ये कॉर्पोरेशन का जो प्रयोग करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इसको एसोसिएशन का एक ये एंटरप्राइज है, व्यवसाय है, जिसको मतलब बनाया गया है और जिसको वो निर्देशित करती है ये एसोसिएशन, अप्लाइंग विद इन इटसेल्फ द रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें ऊपर की जो दोनों जो मैंने परिभाषा पहले बताई थी, उसमें डेमोक्रेसी वर्ड नहीं आया था, तो डेमोक्रेसी के रूल्स को वो अपने इसमें शामिल करते हैं, जो एंटरप्राइजेस के जो रूल्स हैं, और डायरेक्टली इंटेंडेड टू सर्व बोथ इट्स ओन मेंबर्स एंड एज वेल एज कम्युनिटी, जो अपने मेंबर्स का भी सर्विस करने के लिए और साथ साथ समाज का है, कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर पॉल लैम्बर्ट वाज कंसिडर्ड more appropriate, as for the first time it has been made clear that a corporation in the society is to serve not only interest of its members but must also serve the interest of the community, whole community। इसी वजह से इसको ज्यादा सराहा गया, इनकी डेफिनेशन को मोर एप्रोप्रिएट माना गया, लैम्बर्ट इनको पॉल लैम्बर्ट साहब की डेफिनेशन को, क्योंकि उन्होंने इसको डेमोक्रेसी को और न केवल मेंबर्स को बल्कि होल ऑफ द कम्युनिटी को भी मतलब अपने उसमें दायरे में रखा, उनको सहकारिता का लाभ पहुंचाने का। अब जो बात जो आजकल मान्य है, जो हमारी कॉर्पोरेशन की आइडेंटिटी बन चुकी है, वो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 1995। ये 1995 में एक जो विश्व स्तरीय कॉर्पोरेशन का जो कंसेप्ट है, जिसमें काफी नेशंस जिसके उसके मेंबर हैं इस अलायंस के, और बहुत हाई लेवल की पर्सनालिटीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें ऑफिस बियरर्स हैं, जापान है, आपके जर्मनी है, आपके ऑस्ट्रेलिया है, मतलब बहुत सारे करीब 26-27 कंट्रीज का
अभी जो वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट आया है उसमें बहुत एक्टिव रोल है। तो उसके हिसाब से वो कहते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटरीली टू मीट their common economic social and cultural needs and aspirations through a joint owned and democratically controlled enterprise। यानी इसमें मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमने पहले जो डेफिनेशंस को डिस्कस किया तो उसमें जो छूटी हुई थी, तो इसको वेल मैनेज्ड डेफिनेशन इसे हम कह सकते हैं, फुल्ली इक्विप्ड, कि इसमें ये ऑटोनोमस एसोसिएशन है यानी स्वायत्त शासी है। किनकी? वो लोग जो वॉलंटरीली यानी स्वेच्छा से जो मतलब जिन्होंने इसको फॉर्म किया है, एसोसिएट हुए हैं, और काय के लिए? टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, यानी उनके जो कॉमन इकोनॉमिक, कॉमन सोशल, कॉमन कल्चरल जो नीड्स और एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी आवश्यकताएं और अपेक्षाएं जो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, उनको मीट आउट करने के लिए थ्रू जॉइंट ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज, यानी मतलब एक तो मतलब सामूहिक तौर पर जिसका स्वामित्व है उस एसोसिएशन में, और जो लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिकली जो इस व्यवसाय को कंट्रोल करते हैं, ये मतलब एक ओवरऑल कंप्लीट डेफिनेशन इसके कॉर्पोरेशन के संबंध में जो इंटरनेशनल लेवल पर, और ये अब हर कंट्री के लिए जो इसके ICA के जो मेंबर हैं वो सारे कंट्रीज इसको एक आइडेंटिफाइड यानी स्वीकार्य जो परिभाषा है उसको मानते हैं। तो अब मैं कहना चाहूंगा कि इन महत्वपूर्ण विचारों जो हमारे महान विचारकों ने जो विचार ऊपर जो हमने डिस्कस किए अभी, और जो ये परिभाषाएं हैं, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो कॉर्पोरेशन है यानी सहकारिता एक सामाजिक दर्शन है, सोशल फिलॉसफी है, जो अंततः एक आदर्श समाज का निर्माण है। कॉर्पोरेशन समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं की अनदेखी नहीं करता है। कॉर्पोरेशन समाज की जो आवश्यकता है और जो उसकी समस्या है उनको इग्नोर नहीं करता है। इसीलिए कहा गया है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोटेंशियल फोर्स और सोशल फोर्स। इसीलिए कहा जाता है कि कॉर्पोरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोटेंशियल फोर्स और सोशल फोर्स। अब कॉर्पोरेशन तभी संभव है जब इसके नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का पालन हो, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेशन की बात अगर हम करते हैं तो कॉर्पोरेशन बगैर वैल्यूज के और बगैर प्रिंसिपल्स के नहीं चल सकता। कहीं भी हम कोई भी काम करते हैं तो आप समझते होंगे, छोटी मोटी हम जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, छोटी मोटी किसी भी जगह, तो मतलब कुछ न कुछ मूल्य और एथिकल वैल्यूज यानी वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज और उस प्रिंसिपल्स, क्योंकि इन वैल्यूज में से ही प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। तो ये चीजें जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, उनका पालन नहीं होगा, तो ये कॉर्पोरेशन काम नहीं कर पाएगा, संभव नहीं है। अब इसमें जो वैल्यूज हैं उनमें जैसे सेल्फ हेल्प है, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डेमोक्रेसी है, इक्वलिटी है, इक्विटी है और ये सॉलिडरिटी है। ये इसकी वैल्यूज हैं कॉर्पोरेशन की, कि अगर कॉर्पोरेशन आप चाहते हो तो सेल्फ हेल्प एक जो वैल्यू है, सेल्फ हेल्प, ये हर कॉर्पोरेशन की चाह रखने वाले भाई के दिमाग में रहना चाहिए सेल्फ हेल्प। अगर हम अपनी अपनी हेल्प
स्वयं हेल्प, स्वतः हेल्प जो है, यानी अपनी 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 सहायता हम खुद करेंगे तो दूसरा भी करेगा। अपने लिए हम सजग रहेंगे तो दूसरा भी हमारे साथ हेल्प के लिए आएगा। तो यही सेल्फ हेल्प है, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डेमोक्रेसी है। यानी डेमोक्रेटिक कंसेप्ट अगर आपके अंदर नहीं है तो कॉपरेशन डिस्टर्ब रहेगा। इक्वलिटी नहीं है तो भी कॉपरेशन में बाधा आएगी। इक्विटी, इक्विटी की मतलब निष्पक्षता के साथ, मतलब हमने इक्वलिटी तो कर दी, लेकिन इक्वलिटी के साथ साथ अगर उसको उसके साथ न्याय नहीं रहेगा, दूसरे के साथ सबको आपने कह दिया भाई सब इक्वल है, लेकिन एक एक आदमी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो ये इसी को इक्विटी कहा जाता है। तो इक्विटी और सॉलिडरिटी, यानी सॉलिडरिटी जो हमारी जो एकता है संगठन की कॉर्पोरेशन के अंदर से, तो वो, और इसमें एथिकल वैल्यूज हैं, जैसे आपकी ऑनेस्टी है, एथिकल वैल्यूज में ऑनेस्टी है, ओपननेस है, यानी ओपन माइंडेडनेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी केयरिंग ऑफ अदर्स। केयरिंग ऑफ अदर्स भी एक हमारी ये एथिकल वैल्यू है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में केयरिंग ऑफ अदर्स नहीं रहेगी, कंसर्न फॉर कम्युनिटी नहीं होगा, तो कॉपरेशन का कोई माने नहीं है। तो ये चीजें मतलब हमने इन परिभाषाओं से समझा, क्योंकि इसी के कारण परिभाषाओं में बार बार जो है इसको रिफाइन किया गया। और इसके साथ साथ में सिद्धांत हैं, जैसे वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होना चाहिए, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस है, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन है, कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स है, और आपका सातवां एक और सिद्धांत है कंसर्न फॉर कम्युनिटी। तो ये इसके सिद्धांत और वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज जो बात मैंने रखी आपके सामने, ये मस्ट है अगर हम कॉपरेशन की बात करते हैं। तो अगर हम कॉपरेशन पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को भी अच्छी तरीके से अंडर कंसिडरेशन रखना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो कॉपरेशन स्टैंड नहीं हो पाएगा, सहकारिता कामयाब नहीं हो पाएगी। अब इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि उनका सहकारिता के ऊपर, कॉपरेशन के ऊपर बहुत हिस्टोरिकल काम है, उनका बहुत हिस्टोरिकल सोच है, ऐतिहासिक उनकी जो इसके ऊपर जो जो एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने कॉपरेशन के संबंध में रखी है, तो मैं उन्हीं को यहाँ कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं, कॉपरेशन इज मोर एवोल्यूशनरी फोर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी ये सहकारिता एक विकासवादी बल है मनुष्य के डेवलपमेंट में, उसकी उन्नति में एक विकासवादी बल है। और कॉपरेशन इज द यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएशन। बाबा साहब लिखते हैं, वो कहते हैं, द सिविलाइजेशन कैन नॉट फ्लोरिश अनलेस कंपटीशन इज सप्लीमेंटेड बाय कोऑपरेशन। बाबा साहब यहाँ तक कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है, ये भी फल फूल नहीं सकती जब तक कंपटीशन को, प्रतियोगिता को हम कॉपरेशन से सप्लीमेंट नहीं करेंगे। कंपटीशन को कॉपरेशन से सप्लीमेंट नहीं करेंगे। वो कहते हैं, कॉपरेटिव स्पिरिट इज इनेट एंड इंट्रिंसिक, यानी कॉपरेटिव स्पिरिट इज इनेट एंड इंट्रिंसिक इन ह्यूमन बीइंग। यानी इसका इंट्रिंसिक वर्ड जो है, मैंने डिक्शनरी में देखा तो मुझे तो ये इसका यही आया कि ये मतलब इनेट माने सहज, और आंतरिक, यानी ये मनुष्य के अंदर घुला मिला हुआ है। ये कॉपरेशन का जो स्पिरिट है, ये इसको बाबा साहब ने लिखा है अपने इसके
कॉर्पोरेशन के ऊपर जो उनका डॉक्यूमेंट है, जो उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5th ईयर प्लान में जो उन्होंने दिया था। आगे बाबा साहब और कहे हैं कि वी एज इंडिविजुअल्स आर वीक टू इम्प्रूव अवर कम्युनिटी बिकॉज ऑफ इट्स ब्लॉक्ड ओरिएंटेशन और एनक्लोज कम्युनिटी और एज वेल एज इंडिविजुअल्स। तो ये मैं चाहूंगा कि और साथी जो हमारे विद्वान साथी यहाँ हैं, तो बाबा साहब का जो फर्स्ट 5th ईयर प्लान का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो उसमें चैप्टर 1 से लेके 6 तक और चैप्टर 10th तो बहुत ही ज्यादा, चाहे रूरल कॉर्पोरेशन की बात हो, चाहे अर्बन कॉर्पोरेशन की बात हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो, सब जगह बाबा साहब ने बहुत डिटेल में, बहुत ही कारगर तरीके से उसको लिखा है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, तो उसमें से एक कोट करके आपके सामने बात रखी है। मेरा अनुरोध रहेगा कि बाबा साहब का जो फर्स्ट 5th ईयर प्लान है, तो उसका अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों को उपलब्ध हो जाए तो उसको जरूर पढ़ें कि बाबा साहब ने कॉर्पोरेशन के ऊपर, मैं समझता हूं कि बहुत जबरदस्त उनका हमारे लिए संदेश है। अब एक एरिक डिथ जो जिन्होंने किताब इंटीग्रेशन बाय कॉर्पोरेशन लिखी है, तो वो यहाँ एक बात मैंने इसलिए, और चूंकि डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेशन को समझने की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ एक बात कहते हैं कि देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन कॉर्पोरेशन, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन कॉर्पोरेशन। ये एरिक डिथ जो जिन्होंने इंटीग्रेशन बाय कॉर्पोरेशन जो बुक लिखी है, तो वो कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि कॉर्पोरेशन डजंट मीन एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, cooperation doesn't mean absence of conflict. It is important to debate intensely positions we do not like. However, the debate should not be based on the ontological quality on arguments, but rather on the grounds of their advantages versus their costs. यानी उनका कहना यह है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसका ये अर्थ नहीं है कि कॉर्पोरेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। वो कहते हैं कि ये इट इज इम्पोर्टेंट टू डिबेट इंटेंसिव पोजीशन वी डू नॉट लाइक। वो कहते हैं कि हमको अगर कोई चीज किसी स्थिति में पसंद नहीं है, वी डू नॉट लाइक, तो हमको डिबेट जरूर कर लेनी चाहिए। अगर मतलब कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं और कॉर्पोरेशन में हम किसी स्थिति में इसी स्थिति में आ गए हैं कि वो हमें उस पर जो है हम सहमत नहीं है, वी डू नॉट लाइक, तो हमें फिर डिबेट कर लेनी चाहिए। लेकिन however the debate should not be based on the ontological quality of arguments। लेकिन ये जो डिबेट है वो मतलब ऐसी नहीं हो कि डिक्टेटोरियल हो, सत्ता मूलक नहीं होनी चाहिए कि आप अपने दबाव से उस डिबेट को अपने हिसाब से ट्विस्ट करते रहें। यानी अगर ट्विस्ट करेंगे तो मतलब वो डिबेट कारगर नहीं होगी, वो क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट्स होना चाहिए, बट रादर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर एडवांटेजेस वर्सेस। और अच्छा ये हो कि हम मतलब उसमें क्या हमारे फायदे हैं और क्या हमारा मतलब उसमें जो कीमत हमें क्या चुकानी पड़ रही है। तो ये इसको दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए एडवांटेज एंड देयर कॉस्ट हमें मतलब डिबेट कर लेनी चाहिए। ये मतलब इसी कॉर्पोरेशन से संबंधित बात थी जो एरिक डेथ जो जिन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ बाय कॉर्पोरेशन जो बुक लिखी है, तो उसमें मैंने इसको आपके सामने रखना जरूरी समझा। अब वो कहते हैं कि हम इस आधार पर ये सारी चीजें जो डेफिनेशंस को और जो हमारे जो सोशल इकोनॉमिकल और जो कल्चरल जो थिंकर्स हुए हैं,
जिन्होंने कॉपरेशन को बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मान करके हमको जो ये सारी गाइडलाइंस दी हैं। तो अब हमें खुद बाबा साहब का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस बारे में कहा है, वो कहते हैं कि देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ लर्निंग एंड क्रिएटिंग कॉपरेशन अमॉन्ग्स्ट सफरर्स एंड को सफरर्स। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कोट किया, जो उनका जो कथन है, तो उसको मैंने कोट किया है यहाँ। वो कहते हैं, उनके वो स्पष्ट कहते हैं कि मैन कंस्टिट्यूट ए सोसाइटी बिकॉज दे हैव थिंग्स which they possess in common. Possess is in common. To have similar thing is totally different from possessing things in common. And the only way by which man can come to possess things in common with one another is by being in communication with one another. यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने इसमें एनिलेशन ऑफ कास्ट में ही उन्होंने इसको लिखा है। वो कहते हैं कि जो मनुष्य होते हैं वो एक अपना समाज निर्मित करते हैं, क्योंकि उनके बीच में वो मतलब उनकी जो कॉमन पोजेशन है, थिंग्स विच दे हैव पोजेशन इन कॉमन पोजेशन, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उन सबके लिए कॉमन होती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि टू हैव सिमिलर थिंग्स इज टोटली डिफरेंट। लेकिन जो सिमिलर होना एक अलग चीज है। जैसे अभी इंजीनियर परमेंद्र कुमार जी हैं, उनके पास भी इनोवा गाड़ी है, और एसपी सिंह साहब के पास भी इनोवा गाड़ी है, लेकिन वो कॉमन पोजेशन नहीं है। कॉमन पोजेशन जब है जब एक कोई ऐसी चीज हो जिसको वो भी यूज करें, वो भी यूज करें, सब लोग यूज करें, इसका मतलब कॉमन पोजीशन से ही है। तो इसको बाबा साहब कहते हैं। वो कहते हैं द वे, ओनली वे बाय विच मैन कैन कम टू possess things in common which with one another is by being communication with another। ये मतलब अगर कॉमन पोजीशन में आना है एक दूसरे के साथ, तो हमें कॉमन ये जो कम्युनिकेशन है वो भी एक दूसरे के साथ होना चाहिए। टू मेक इट कॉन्क्रीट, इसको और मजबूत बनाने के लिए, इट इज नॉट एनफ इफ मैन एक्ट इन ए वे which agrees with the acts of then parallel activity, even if similar, is not sufficient to bind man into a society। यानी वो उनका कहना है कि इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, इट इज नॉट एनफ इफ ए मैन एक्ट इन ए वे विच एग्रीज विद द एक्ट्स ऑफ, मतलब कोई आदमी ऐसा काम करता है जो दूसरा एग्री है उससे, लेकिन पैरेलल एक्टिविटी इवन इफ सिमिलर, यद्यपि समान है, इज नॉट एनफ, इज नॉट सफिशिएंट टू बाइंड मैन इनटू ए सोसाइटी। इसकी एग्जांपल बाबा साहब देते हैं कि जैसे पैरेलल परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर फेस्टिवल्स है बाय डिफरेंट कास्ट। बाबा साहब कहते हैं कि पैरेलल परफॉर्मेंस है, जैसे अभी दिवाली आएगी, होली आएगी, तो हम सारे लोग पैरेलल परफॉर्मेंस करेंगे। वो दीपक जलाएगा तो वो भी जलाएगा, वो जलाएगा तो वो भी पटाखे चलाएगा, या जो भी सिमिलर परफॉर्मेंस है। तो बाबा साहब कहते हैं ये जैसे फेस्टिवल का उन्होंने एग्जांपल दिया है, बट हैव नो बाउंड देम इनटू वन इंटीग्रल होल। लेकिन वो मतलब ये पैरेलल परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर फेस्टिवल बाय डिफरेंट कास्ट, मतलब ये उनको उसमें नहीं बांधते हैं। नेसेसिटी इज टू शेयर एंड पार्टिसिपेट इन ए कॉमन एक्टिविटी, यानी आवश्यकता इसके लिए ये है कि हमें भागीदार और उसमें पार्टिसिपेट इन कॉमन एक्टिविटी, यानी जो हमारे जो सामान्य जो एक्टिविटीज हैं, कॉमन एक्टिविटीज हैं, उनमें मतलब पार्टिसिपेट और शेयरिंग हमारी जब बराबर होगी तब जाकर के ये, तो ये उनका कंसेप्ट इससे कॉपरेशन से ही है। कॉपरेशन को बाबा साहब कहते हैं कि देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ लर्निंग एंड क्रिएटिंग कॉपरेशन अमॉन्ग सफरर्स एंड को सफरर्स।
तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में लोग भिन्न भिन्न जाति उपजातियों में विभाजित हैं, अपनी जाति की अवधारणा में जकड़े हुए हैं, अपनी जाति के नाम पर सुविधाएं मांग रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, लोकतंत्र में एक दूसरे के साथ अगर कोऑपरेट करें तो शासक बन सकते हैं और जिनसे मांग रहे हैं उन्हें देने वाले बन सकते हैं। ये बात जो है, चूंकि हमने जो अपनी डेफिनेशंस देखी, बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब को समझा और अनेक जो थिंकर्स हुए हैं कॉपरेशन के संबंध में, उनके महत्वपूर्ण विचारों को जानने के बाद अगर हम इसका निचोड़ समझें तो ये देखते हैं कि ये जो आज लोग कास्ट के नाम पर आरक्षण मांग रहे हैं, कास्ट के नाम पर सुरक्षा मांग रहे हैं, कास्ट के नाम पर सुविधाएं मांग रहे हैं, जबकि ये मतलब सफरर्स और को सफरर्स इतने हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, इसके आधार पर ये जो लोग हैं तो आपस में अगर कोऑपरेट कर लें तो ये शासक बन सकते हैं और जिनसे मांग रहे हैं उन्हें देने वाले बन सकते हैं, जिनसे मांग रहे हैं उन्हें देने वाले बन सकते हैं। तो ये चीज हमको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अब इसके लिए ये थोड़ा जो प्रोसेस है तो इसको कैसे किया जा सकता है, इसके लिए मैकेनिज्म, टूल्स एंड टेक्निक्स हमको ढूंढने होंगे, जिसके बारे में महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के जो महानिदेशक हैं आदरणीय धीमंत पी.आर. अम्बेडकर साहब, अक्सर कल भी उन्होंने अपने कंक्लूजन में हमको काफी मार्गदर्शन किया और वो अक्सर बताते रहते हैं कि हमें ये चीज हासिल करने के लिए जो 21st सेंचुरी में जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, तो हमारे जो महापुरुषों ने हमें जो दिए हैं वो उपयोगी हैं, लेकिन उनको शार्प और उनको आज के समय के हिसाब से अगर हम तैयार कर लेते हैं तो इसके लिए कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास, कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास का जो कंसेप्ट कल भी चर्चा हुई, तो कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास के कंसेप्ट को हमें समझना होगा। कोऑपरेटिव वैल्यूज और जो प्रिंसिपल्स जिनको अभी हम लोगों ने चर्चा की कि कॉपरेशन में स्टैंड नहीं कर पाएगा कॉपरेशन जब तक हम उसकी वैल्यूज को, एथिकल वैल्यूज को और उनके प्रिंसिपल्स को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो कोऑपरेटिव वैल्यूज हैं और इसके प्रिंसिपल्स हैं, उनको स्वीकार करके समर्थ और सक्षम होना जरूरी है। और इसके साथ साथ हमें ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट और डिसइंटरेस्टेड, जो बाबा साहब ने अपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ही इस बात को कहा है, और खास करके वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास के संदर्भ में ही कहा है कि अगर ये इंटेलेक्चुअल क्लास ऑनेस्ट हो जाए, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर हो जाए, किसी के ट्रेप में न रहे और साथ साथ डिसइंटरेस्टेड रहे, यानी निष्पक्ष रहे, स्वार्थ रहे तो रहे, तो हमारे जो समाज के जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, तो उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। उन्हें विश्वास हो सकता है कि ये संकट की घड़ी में ये इंटेलेक्चुअल क्लास पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। तो ऐसे में अपने दुखी पीड़ित भाई बहनों के में ट्रस्ट पैदा करना, और अगर ऐसा हो पाता है तो कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास कैन इम्यूनाइज बहुजन समाज इनटू ए रूलिंग कम्युनिटी। ये मैं सारी बात इंटेलेक्चुअल क्लास के ऊपर कह रहा हूं। हमें इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल्स तो हैं, लेकिन कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल्स अगर हम जो है अपनी अपनी अकेले अकेले पीठ ना ठोकें, एक दूसरे के साथ बैठ करके अगर इस काम को करने लगे, तो हमारे समाज के जो करोड़ों लोग हैं और जो सफरर्स और को सफरर्स हैं, तो वो हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है
इसके लिए कि वो इस पर विवेक करें, इस पर इसके लिए क्रियाशील रहें, वो मतलब अपने इंटेलेक्चुअल क्लास का इमिटेशन कर सकते हैं, उनका अनुकरण कर सकते हैं, जैसा करते आए हैं। जब जब हमारे समाज में कोई महापुरुष आया है तो उसको हमारे समाज ने अनुकरण किया है। हमारे सामने महानायक काशीराम जी एक बहुत बड़ा अभी उदाहरण है इसी 21वीं शताब्दी के। तो मैं इसलिए आइए सोशल फोर्स और पोटेंशियल फोर्स ऑफ कोऑपरेशन का निर्माण करें और इस विपन का उपयोग दक्षता और कुशलता के साथ करते हुए मनुवाद की चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करें और to create fraternity in various castes and subcastes. Cooperation is the biggest need of today for social transformation movement. Fraternity भी एक तरीके से cooperation ही है। Fraternity भी, क्योंकि fraternity की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो अगर ये काम हम कर पाए cooperation का, तो एक तरीके से हम संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशन दोनों के लिए वफादार साबित हो सकते हैं। हम मतलब सही माने में अपने देश और संविधान के प्रति समर्पित होने का जो हमारा भाव है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये कोऑपरेशन इज द बिगेस्ट नीड ऑफ टुडे फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। अंत में मैं 21वीं शताब्दी के महानायक काशीराम जी एवं MKSOT के शब्दों को दोहराते हुए महानायक काशीराम जी कहते थे कि समझाने वाले को पहले समझना होगा, समझाने वाले को पहले समझना होगा और समझा कर, और नहीं, समझाने वाले को पहले समझना होगा और समझ कर फिर समझाना भी होगा। ऐसा नहीं कि आप समझ जाएं तो बैठे ही रहें। जैसे तथागत बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त हो गई तो उन्होंने इस डर की वजह से किसी को नहीं बताया कि भाई लोग मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। काशीराम जी कहते हैं कि समझकर फिर हमें समझाना भी होगा। तो ये बात मैं उनकी दोहराते हुए, और MKSOT का जो स्लोगन है अशोक राज आएगा सबको भयमुक्त बनाएगा, कहते हुए आप सब लोगों ने बहुत गंभीरता से मेरी बात को सुना है। हालांकि आदमी तो आज कम है, 50 से भी कम है, तो मैं अपनी बात यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। ओवर टू धीमंत नाहर सिंह जी। ओवर टू नाहर सिंह जी। हेलो। यस नाहर सिंह जी। शायद है नहीं, या म्यूट हो रहे हैं नाहर सिंह जी। महेंद्र कम फॉरवर्ड। तोराट जी आप आगे आगे टेकअप करिएगा। हेलो, आवाज खुलना जरूरी है। अच्छा आवाज तो नाहर सिंह ही खोलेंगे सर। हाँ ये बात है, उन्होंने बिल्कुल टाइम से आ जाना चाहिए। मैं बुलाता हूँ। हालांकि कॉपरेशन ओवरऑल तो काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन चूंकि इसको 6 आदमियों को डिस्कस करना है और 6 जो लोग हैं जो ट्रेनर, तो सबकी लिमिटेशंस हैं कि वो अपने कितने दायरे में उसको रहना है। तो मैंने अपनी बात जो रखी है तो सिर्फ उसकी मीनिंग क्या है कॉपरेशन की, डेफिनेशन क्या है कॉपरेशन की, और जो महापुरुषों ने हमको डायरेक्शन दिए, मार्गदर्शन किया है, तो उसी को ध्यान में रख करके बात को रखा है। और आप लोगों ने जरूर सवाल नोट किए होंगे तो उन पर चर्चा करेंगे। नाहर सिंह जी, ओवर टू नाहर सिंह जी। नाहर सिंह जी ओपन